कैसा था? मातृ कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक। वर्ण व्यवस्था था क्या? वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिला है? कितने वर्ग के लोग रहते थे? 4 वर्ग के लोग। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किन्हें माना जाता है? भूमध्य सागरीय मानव को। कितने मनुष्यों का कंकाल मिला है हड़प्पा सभ्यता से? 4 मनुष्यों का कंकाल मिला है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भोजन करते थे, इसका प्रमाण कहां से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ा पहनते थे। सूती कपड़ा का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से। चलिए, और कुछ बताए थे? अच्छा, कब्रिस्तान सब। चलिए, युगल समाधान कहां से मिला है? चलिए, आज जो पढ़ेंगे, चलिए आप लोग को याद है? नहीं रहता याद ना, तब डांटते थोड़ा देर में, समझ गए? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सर लोग बोलते होंगे आप लोगों को, सर अपने फायदे के लिए बोलते हैं, हैं? कोई भी सर अगर बोलते होंगे तो अपने फायदे के लिए, आप लोगों के लिए, इसलिए बुरा नहीं मानिए अगर कोई सर डांट उठ दे तो। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। आज क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। मतलब कहता है हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था, क्या धार्मिक स्थिति का प्रमाण मिला है? मिला है? सुनिए, पढ़िए, समझ गए? एकदम सावन का महीना चल रहा है, अच्छा सा एकदम कहानी सुनाएंगे, समझ गए? और कोई दिक्कत नहीं, सभी धर्म के लोगों के लिए कहानी है। ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म का भी कहानी सुनाएंगे, और अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं तो इस्लाम धर्म का भी कहानी सुनाएंगे। लेकिन आज भोला बाबा का दिन है, पहले हिंदू धर्म का सुनाएंगे, समझ गए? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति की बात कीजिएगा तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे बहुदेववादी। कैसे थे? बहुदेववादी। बहुदेववादी एक वर्ड आता है एकेश्वरवादी। एक वर्ड क्या आता है? एकेश्वरवादी। एक वर्ड आता है एकेश्वरवादी, एक वर्ड आता है बहुदेववादी। हम लोगों का जो अभी धर्म है, हम लोग क्या मान्यता है? हम लोग बहुदेववादी हैं, मतलब हम लोगों का देवता एक से अधिक है। वैसे लोग जो एक से अधिक देवता में विश्वास करते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? बहुदेववादी। और वैसे लोग जो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं क्या कहलाते हैं? एकेश्वरवादी। जैसे आपका ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हुआ, वो सब एक ईश्वर में विश्वास करते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, ईसाई धर्म। इसीलिए ये दोनों धर्म कैसा है? एकेश्वरवादी। लेकिन हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म कैसे हैं? बहुदेववादी। बहुत सारे देवता हैं, समय समय के साथ बहुत सारा देवता, आप गिनती कम कर पाइएगा नहीं। बहुत सारे देवता, अपने अपने मन की आस्था है, समझ गए? मतलब कहने का सेंस, हड़प्पा सभ्यता में कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसी धार्मिक स्थिति थी, तो हड़प्पा सभ्यता की भी लोग कैसे थे? बहुदेववादी थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक से अधिक देवता हुआ करता था। कैसे हुआ करता था, इसका तो प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? शिव जी की पूजा किया करते थे। और शिव जी की पूजा 2 रूपों में करते थे, एक मानव शिव जी के लिंग रूप का और एक शिव जी के मानव रूप का। हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम जगह से, मैक्सिमम स्थल से शिवलिंग का प्रमाण मिला है। लिंग माने होता है प्रतीक। लिंग माने क्या होता है? प्रतीक। लिंग माने होता है प्रतीक। सबसे ज्यादा शिवलिंग का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिला है। सबसे ज्यादा, यानी शिव जी की पूजा 2 रूपों में, एक शिवलिंग का पूजा होता था, एक मानव रूप का होता था पूजा। तो शिवलिंग का प्रमाण मैक्सिमम जगह से मिला है। अभी आप लोग जानते हैं शिवलिंग में जल ढारते हैं ना, इसके पीछे लंबा कहानी, किसी को पता है काहे डालते? नहीं पता है, तब जुट्टो मुट्टो से डालते हैं जाके जी।
आखिर काहे डालते, इसके पीछे का कहानी नहीं पता है? श्रद्धा नहीं, आप श्रद्धा शिव जी के साथ है, विष्णु जी काहे जाते हैं जल्दी, समझ गए? मतलब कहने इसके पीछे कहानी है कुछ, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहानी मिलता है, समझ गए? आने वाला सोमवार है, हम आपसे डायरेक्ट सोमवार को ही मिलेंगे, समझ गए? इसीलिए कहानी बताएंगे आज थोड़ा सा, समझ गए? क्या फिर पढ़ लेते हैं, समय बचेगा तब कहानी में इतना है, समझ गए? शिव जी की पूजा कितने रूपों में? 2 रूपों में, लिंग रूपों में और मानव रूप में। लिंग रूप का तो प्रमाण बहुत जगह से मिला है, लेकिन मानव रूप का प्रमाण एक जगह से मिलता है। वो जगह कौन सा है? मोहनजोदड़ो। एक जगह है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक सील पर, एक पत्थर पे एक योगी बैठा है। देखिएगा, हम योगी टोगी बनाएंगे थोड़ा उल्टा पुल्टा, समझ गए? एक पत्थर पे एक योगी का मूर्ति बनाया हुआ बैठा मिला है, और इस योगी के चारों ओर जानवर है। इस योगी के चारों ओर एक हाथी है, एक गेंडा है और एक बाघ है। एक हाथी है, एक गेंडा है और एक बाघ है। इसके आसन के नीचे क्या है? भैंसा है। आसन के नीचे क्या है? भैंसा। एक मूर्ति मिला है, एक सील पे एक योगी बैठा है, सील माना पत्थर, एक सील पे एक योगी बैठा है, एक गेंडा है, एक हाथी है और एक बाघ है। और आपका क्या है? आसन के नीचे भैंसा है और पैर के पास 2 हिरन है। पैर के पास कितने हिरन है? 2 हिरन है। ये मूर्ति मिला है, और ये जब मूर्ति मिला तो इतिहासकार बोले भैया जी किसका मूर्ति होगा? बोला किसी और का मूर्ति नहीं होगा, ये जो मूर्ति है ये किसका है? पशुपति महादेव जी का। किसका मूर्ति है? पशुपति महादेव जी का। इतिहासकारों ने कहा कि ये जो मूर्ति है किसका मूर्ति, मतलब ये जो योगी है, ये योगी कौन है? ये योगी है पशुपति महादेव जी। इस आधार पे कहता आज भी पशुओं के देवता कौन माने जाते हैं? शिव जी माने जाते हैं, महादेव जी माने जाते हैं। पशुओं के देवता तभी तो कहते हैं पशुपति महादेव। सुने जी, पशुपति महादेव जी का मूर्ति नेपाल में है, काठमांडू में बहुत बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा। पशुपति महादेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ में? नेपाल में। पशुपति महादेव जी का मंदिर जो है आपका नेपाल में है। इसी कहा जाता है कि ये जो पशुपति महादेव जी का है, ये योगी का प्रतिमा, ये योगी और कोई नहीं, ये कौन है? पशुपति महादेव जी हैं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, कौन कौन जानवर चारों बगल है, कौन सा जानवर नहीं है? समझ गए? जानवर को नोटिस कीजिएगा, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरन। आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो से जे एक सील पे योगी की प्रतिमा मिली है, उसके चारों ओर कौन से जानवर का प्रमाण नहीं मिला है? मैक्सिमम शेर दे देगा, समझ गए? मैक्सिमम चांसेस है शेर देता या और कोई जानवर दे, समझ गए? आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव जी की क्या करते थे? पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिर्फ देवता की पूजा नहीं करते थे, देवी की भी पूजा किया करते थे। किसकी पूजा किया करते थे? देवी की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है, उस जगह का नाम है हड़प्पा। उस जगह का क्या नाम है? हड़प्पा। और हड़प्पा से एक फिर मूर्ति मिला, इसमें एक स्त्री की प्रतिमा मिली है जो लेटी हुई है, और लेटने के साथ साथ इसके नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ऐसे ऐसे करके। एक स्त्री लेटी हुई है और उसके नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। और इतिहासकार कहते हैं ये देवी और कोई नहीं, ये देवी कौन होती होगी? उर्वरता की देवी होती होगी। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका मतलब धरती को क्या मानते थे? माता मानते थे। इसीलिए तो बोला मातृदेवी की प्रतिमा, या इसे हम लोग कहते हैं उर्वरता देवी की प्रतिमा। उर्वरता की देवी की प्रतिमा मिली है, ये मिली कहां से है? हड़प्पा से। आपसे पूछेगा कि एक स्त्री लेटी और उसके नाभि से पौधा निकलता हुआ मूर्ति कहां से दिखाया गया है? हड़प्पा से मिला है। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? हड़प्पा से। तो उर्वरता की देवी, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ भी किया करते थे। कहा कि हड़प्पा सभ्यता से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। एक जगह है लोथल, एक जगह है कालीबंगा और एक जगह है आपका बनावली। कालीबंगा और बनावली, ये तीनों के तीनों जगह से किसका प्रमाण मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। और अग्निकुंड तो आप जानते हैं, यज्ञ होता है तभी अग्निकुंड बनाते हैं ना, ऐसा करके,
समझ गए। अग्निकुंड का प्रमाण मिला है लोथल, कालीबंगा और बनावली से। और अग्निकुंड के साथ साथ कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ और पूजा पाठ के अवसर पर बलि भी दिया करते थे। और बलि देने का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा से। बलि देने का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा से। काहे की कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी मिली है, पशुओं की कटी हुई हड्डी मिले। इस आधार पे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग बलि प्रथा में भी विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या देते थे? बलि देते थे। तभी तो पशुओं की कटी हुई क्या मिली है? हड्डी मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्निकुंड, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की भी पूजा किया करते थे। काहे की एक जगह है, उस जगह का नाम है लोथल। उस जगह का क्या नाम है? लोथल। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? स्वास्तिक चिन्ह का। ठीक है बनाई जी, गड़बड़ बन गया इधर। चलिए देखिएगा, ये अब ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, यही है स्वास्तिक चिन्ह। यही क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह किस देवता के लिए इंडिकेट करता है? सूर्य देवता को। कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की भी पूजा किया करते थे। काहे कि लोथल से हमको क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। इस आधार पे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य देवता की भी क्या करते थे? पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बलि भी देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र जो आप लोग करते हैं, देखते हैं, पहनते हैं ना। ताकि कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से बहुत अधिक मात्रा में ताबीज मिला है। क्या मिला है? बहुत अधिक मात्रा में ताबीज मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना सब में, भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अलौकिक और परलौकिक दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अलौकिक और परलौकिक दोनों थे। अलौकिक और परलौकिक दोनों थे। क्या है समझा रहे हैं? परलौकिक, अलौकिक मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग इस जीवन में भी विश्वास करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के जीवन के बाद में भी विश्वास करते थे। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप कुछ खराब कर्म करते हैं तो आपको सजा कब मिलेगा? इसी जीवन में मिलेगा। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुमको अगर इस कर्म करोगे ना तो अगला जन्म में तुम कुत्ता बनेगा, अगला जन्म में तुम पिल्लू बनेगा। ऐसा ऐसा कहता है। इसका मतलब कहता है तुमको इस जन्म में जितना भी कुकर्म किए हो इसका सजा किस जन्म में मिलेगा? मरने के बाद वाला जो जन्म होगा। इसका मतलब आज हम लोग अलौकिक भी हैं और परलौकिक, मतलब इस जीवन में भी विश्वास करते हैं और मरने के बाद के जीवन में भी विश्वास करते हैं। मरने के बाद के जीवन में विश्वास नहीं करते हैं तो जो आदमी डेट करता है उसका सारा कपड़ा सब दे आते हैं ना कि पहनेगा, देते हैं कि नहीं? दे आते हैं, पहनेगा, बहुत सारा चीज उसका जितना भी इस्तेमाल करने वाला सामान है सारा का सारा सामान सब उसको क्या करते हैं? दे आते हैं। तो आप मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं ना? मृत्यु के बाद के जीवन में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप क्या है? परलौकिक हैं। और अगर आप इस जीवन में भी विश्वास करते हैं तो आप क्या है? अलौकिक है। यही है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जादू टोना, भूत प्रेत, अलौकिक और परलौकिक दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति का तो प्रमाण मिला है लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से मूर्ति का प्रमाण मिला है, बहुत सारा मूर्ति, लेकिन एक भी मंदिर नहीं मिला। लेकिन इसका जो समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वहां से मंदिर का प्रमाण मिला है। वहां से मंदिर का और मूर्ति दोनों का प्रमाण, लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। मतलब खुदाई जब की है तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मंदिर का अवशेष जरा सा भी कहीं भी आज तक मिला नहीं है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर नहीं बनाते होंगे। सिंपल सी बात है, इतना इतना चीज मिला, मंदिर बनाता होगा तो पक्का मिलता। मंदिर का प्रमाण मिला ही नहीं है। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर बनाते थे क्या? नहीं बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय देवता कौन हुआ करते थे? अभी तुरंत बताए, प्रिय देवता कौन? शिव जी, जिसे हम कहते हैं क्या? पशुपति महादेव। प्रिय पशु कौन हुआ करते थे? बसहा बैल। बसहा बैल, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक सिंह वाला बैल। एक सिंह वाला, हड़प्पा कल नहीं दिखाए थे फोटो एक सिंह वाला दिखाए थे, वही एक सिंह वाला बैल। पशु बसहा बैल और प्रिय देवता शिव जी। प्रिय पक्षी
प्रिय पक्षी फाख्ता। प्रिय पक्षी कौन? फाख्ता। फाख्ता पक्षी आप लोग देखे नहीं होंगे, विलुप्त हो गया। लेकिन आप लोग जंगली कबूतर देखे हैं? जंगली कबूतर नहीं देखे हैं? अरे गाना नहीं सुने वो जंगली कबूतर वाला? जंगली कबूतर अब हम ला के थोड़े दिखाएंगे अभी, समझ गए? आप मोबाइल में सर्च कीजिएगा फाख्ता पक्षी, मोबाइल में गूगल में बोलिएगा फाख्ता पक्षी दिखाओ, आपको दिखा देगा, समझ गए? देखे है ना? देखे बहुत अच्छा है। प्रिय देवता शिव जी, प्रिय पशु बसहा बैरिया एक सिंह वाला बैल, प्रिय पक्षी फाख्ता, प्रिय वृक्ष पीपल जी, प्रिय वृक्ष। आज से थोड़े पूजा कर रहे हैं हम लोग पीपल का। पीपल से हड़प्पा सभ्यता, जब से सभ्यता का डेवलप हुआ हमारे देश में, तब से पूजा कर रहे हैं। प्रिय नदी की बात कर दें तो सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये आप डाटा याद रखिएगा। अगर इससे पूछने का चांसेस है तो इससे पूछेगा, हल्का हल्का डेप्थ पूछेगा तो जो पीछे बताए ना अभी जस्ट, उससे पूछेगा। अगर आपसे ऊपर ऊपर पूछेगा तो ये पूछेगा, और अंदर अंदर पूछेगा तो उससे पूछ देगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय देवता कौन थे? शिव जी या पशुपति महादेव। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु बसहा बैल, प्रिय पक्षी फाख्ता, प्रिय पक्षी फाख्ता। अरे कबूतर ऐसा होता है, उसके ऊपर भी देखें काला 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 ऐसा ऐसा होता है। अब थोड़ा उतना नहीं होता, लेकिन पहले था, हम लोग देखे हैं। उसी के जैसा है, वही पक्षी नहीं है, उसी के जैसा फाख्ता पक्षी होता है। बाकी इंटरनेट है। प्रिय वृक्ष कौन सा? पीपल। प्रिय नदी सिंधु नदी। ये सारा का सारा आप डाटा याद रखिएगा, ऊपर ऊपर नहीं कुछ याद रख सकिएगा, ई जरूर याद कर लीजिएगा, समझ गए? आपसे पूछेगा अग्निकुंड का प्रमाण कहां से? लोथल, कालीबंगा और बनावली से। स्वास्तिक चिन्ह कहां से? लोथल से। स्वास्तिक चिन्ह कहां से? लोथल से, समझ गए? हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली है? हड़प्पा से। मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा से। एक शिल पर योगी की प्रतिमा कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इतना डाटा आप याद रखिएगा। किसको लेके? धार्मिक स्थितियों के लोग के, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक स्थिति की बात कीजिएगा तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता कैसे थे? बहुदेववादी, समझ गए? बाकी सारा का सारा है, बाकी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अब पढ़ते हैं हम लोग क्या? आर्थिक। क्या पढ़ते हैं? आर्थिक। आर्थिक पढ़ने से राजनीति पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजनीति में कुछ नहीं, राजनीति, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, मतलब राजनीतिक स्थिति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की, पूछ रहे। हड़प्पा सभ्यता से एक भी राजनीतिक पार्टी का प्रमाण मिला ही नहीं है, एक भी राजनीतिक पार्टी का प्रमाण मिला ही नहीं। जैसे हमारे देश में अभी शासन व्यवस्था कौन देखता है? राजनीतिक पार्टी। अभी किसकी पार्टी का सरकार है? बीजेपी का। हमारे राज्य में जदयू और राजद का, समझ गए? फिर बीजेपी भी ऐसा है पार्टी। तो हमारे देश में अभी राजनीतिक पार्टी है कि नहीं? राजनीतिक पार्टी। शासन व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई ऐसा होगा, इतना बड़ा सभ्यता है, इतना बड़ा शहर है, उसका कोई ना कोई शासन प्रशासन तो करता होगा। तो शासन प्रशासन करने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी था या कुछ था, ऐसे ही। तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की बात कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से कोई राजनीतिक पार्टी का तो प्रमाण मिला नहीं है। लेकिन कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में सबसे समृद्ध जो लोग था, सबसे समृद्ध लोग था व्यापारी वर्ग के लोग। सबसे ज्यादा समृद्ध कौन थे? व्यापारी वर्ग के लोग। इस आधार पे इतिहासकार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रशासन का कार्य जो देखते होंगे, कौन देखते होंगे? व्यापारी वर्ग के लोग। कहा कि सबसे ज्यादा यानी पैसा कौड़ी वाला समृद्ध लोग कौन था? व्यापारी वर्ग के लोग। कौन थे? व्यापारी वर्ग के लोग। आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के शासन प्रशासन का कार्य कौन देखते थे? व्यापारी वर्ग के लोग। व्यापारी वर्ग के लोग क्यों देखते थे? क्योंकि ये सबसे ज्यादा किस अवस्था में थे? समृद्ध अवस्था में। सबसे ज्यादा समृद्ध कौन थे? व्यापारी वर्ग के लोग। इसी वजह से कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोग का शासन प्रशासन कौन देखता था? व्यापारी वर्ग के लोग। बाकी राजनीतिक पार्टी का तो कोई प्रमाण मिला ही नहीं है, समझ गए? अब डायरेक्ट देखते हैं हम लोग क्या? आर्थिक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग पैसा कौड़ी के लिए क्या क्या करते थे? पैसा कौड़ी समझते हैं अर्थ? जैसे आज आप लोग नौकरी करते हैं, कृषि करते हैं, समझ गए? व्यापारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप लोग जॉब का तैयारी कर रहे हैं, यानी पैसा के लिए क्या करते थे?
सबसे तो मूलभूत चीज है, सबसे पहले क्या करते होंगे? कृषि करते होंगे। कृषि करते होंगे कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी क्या करते थे? क्या क्या करते थे? व्यापार भी क्या करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग उद्योग भी लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? उद्योग धंधा भी करते थे। उद्योग धंधा और व्यापार में अंतर है, दोनों में अंतर है, व्यापार और उद्योग धंधा में। अगर कोई भी चीज की वस्तु को आप बनाते हैं तो वो आपका उद्योग है। जैसे मान लीजिए आप क्या किए, वो मशीन लाए और मशीन लाके आप पियो फेंको वाला देखे हैं ना आजकल जो आता है कागज वाला पीने वाला, समझ गए, जो सरगल जाता है, प्लास्टिक वाला नहीं। आप उसका फैक्ट्री लगाए और अपने घर में क्या करने लगे? उसको प्रोड्यूस करने लगे। वो आपका क्या है? छोटा सा उद्योग है। वो आपका क्या है? छोटा सा उद्योग है। लेकिन वही बात व्यापार की कर दें, जब आप उसी चीज को किसी दुकानदार को दे दीजिएगा, लेगा, वो जाके सिर्फ बेच देगा, कहीं से बेचेगा। अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो वो आपका क्या है? उद्योग है। और अगर आप किसी चीज का खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वो क्या है? व्यापार है। जैसे आप जान लीजिए कपड़ा, आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए 10 गो साड़ी लाए, साइकिल पे ला दे, पूरे गांव में जाके बेच दिए, ये आपका क्या हो गया? बिजनेस। और जो कपड़ा बना रहा है जो फैक्ट्री, वो क्या है? कपड़ा का इंडस्ट्री है। वो कपड़ा क्या क्या है? उद्योग है। बस इतने अंतर, और ज्यादा कुछ है नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, उद्योग धंधा उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार क्या करते थे। इसीलिए कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? व्यापार था। सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? व्यापार था। और व्यापार के बाद आता था उसका कृषि। और कृषि भी था तो कृषि उन्नत अवस्था में था। कृषि किस अवस्था में था? उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि मतलब खेती यानी फसल का अधिशेष उत्पादन करते थे। फसलों का क्या करते थे? अधिशेष उत्पादन करते थे। अधिशेष उत्पादन माने जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। बोलिएगा कैसे पता चला? ये पता चला इस वजह से, काहे कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, इस सारे के सारे जगह से क्या मिला है? आपका अन्नागार का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? अन्नागार का साक्ष्य मिला। अन्नागार, कोठागार या धान्यागार। कोठागार या धान्यागार। आपको अधिशेष उत्पादन क्या होता है समझाए हैं। अधिशेष उत्पादन क्या होता है जी? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा। और जरूरत से ज्यादा उसको स्टोर करने के लिए आप कुछ न कुछ तो बनाते हैं, धान्यागार गोदाम बनाते हैं। तो काहे कि इससे हड़प्पा से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद आपका लोथल, लोथल के बाद कालीबंगा, इन सारे के सारे जगहों से क्या मिला है? अन्नागार का प्रमाण मिला है। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से। और इस सब जगह से अन्नागार मतलब गोदाम समझिए, गोदाम का साथ मिला। इसका मतलब साफ साफ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते थे। और जरूरत से ज्यादा उत्पादन करके इस अन्नागार में क्या करते होंगे? स्टोर करते होंगे। अब एक पंक्ति में 6 अन्नागार मिला है। एक पंक्ति में सीरियल वाइज से 6 अन्नागार मिला है। और ये मिला है कहां से? हड़प्पा से। कहां से मिला है? हड़प्पा से। एक पंक्ति में 6 अन्नागार, 6 अन्नागार मिला है। और इस अन्नागार के सामने में ऐसे ऐसे गोल गोल चबूतरा बनाया गया है, समझिएगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इधर से जा रही है रावी नदी, इधर से रावी नदी बह रही है। और रावी नदी के ऊपर में ये चबूतरा है। और चबूतरा के जस्ट बगल में इस जगह पे 6, एक पंक्ति में 6 अन्नागार है। और इसी अन्नागार के बगल में इस साइड पे छोटा छोटा घर बनाया गया है, छोटा छोटा घर बनाया गया है। कहता है इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि ये जो अन्नागार था ना, ये सरकारी अन्नागार था। किसी एक व्यक्ति का ये अन्नागार होगा नहीं। काहे कि अगर कोई एक व्यक्ति अन्नागार बनाएगा तो वो व्यक्ति एगो बनाएगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ अगर 6 है, इसका मतलब सरकारी था। सरकार इस समय में टैक्स के रूप में क्या लेते थे? अन्न लेते थे। इसका मतलब जो शासक वर्ग का लोग था वो टैक्स लेता था। और टैक्स लेने के बाद रावी नदी के थ्रू नाव पे लाद के लाते थे। और लाने के बाद इस गोदाम में क्या करते होंगे? रखते होंगे।
और रखने के बाद सामने में जो चबूतरा बना था उस पे अनाज का क्या होता होगा, सफाई धुलाई होता था। उस चबूतरा पे भी अनाज रखा और बगल में घर है, कहता है मजदूरों के रहने के लिए क्या होगा, ये घर होगा, छोटा छोटा मजदूरों के रहने के लिए छोटा छोटा घर बनाया गया है। इस आधार पे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, कर के रूप में, टैक्स के रूप में क्या देते होंगे, अनाज देते होंगे। क्या देते होंगे, अनाज देते होंगे। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते पढ़ते नहीं लगता है बोर हो गए हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते पढ़ते नहीं लगता है बोर हो गए हैं। हमको लगता है कभी कभी जानते हैं क्या, इतना देर एकदम थोड़ा शॉर्ट किया जाने। अभी आर्थिक है, व्यापार है, उद्योग है, धंधा है, फिर लिपि है और फिर अंत है। फिर क्या है, अंत है, समझ गए। तो अंत तो है ही, समझ गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा इसको करेंगे ब्रीफ, फैला देंगे और ना, और ठीक है। अरे देखिए, अब देखिए काहे करेंगे, समझ गए। धीरे धीरे और 2-3 सब्जेक्ट आपका होगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी होगा ना, समझ गए। पर्यावरण पारिस्थितिकी के बाद और क्या क्या बचा है जी, और वो मेरा नहीं, और ज्यादा कौन बचा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, हिंदी बचा है, इंग्लिश बचा है, हैं? हम अपना बोल रहे नहीं, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बचा है ना, समझ गए। और हाँ, एनसीईआरटी बचा है। तो सर 2 दिन क्लास लेंगे आप लोगों का, शुक्रवार और शनिवार को, शुक्रवार और शनिवार को। तो मेरा क्लास होगा मात्र कितने दिन, 4 दिन, समझ गए। तो आपको 4 दिन में थोड़ा सा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, समझ गए। आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए देखिए, अन्नागार है, अन्नागार मिला है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते हैं, अधिशेष उत्पादन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते हैं, अधिशेष उत्पादन करते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शासक वर्ग के लोग थे, और शासक वर्ग के लोग टैक्स भी लेते थे, आज भी टैक्स लेता है। शासक वर्ग के लोग क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग 2 फसल का भी उत्पादन एक साथ करते थे, एक साथ, सरसों और चना, सरसों और चना, सरसों मटर नहीं, सरसों और चना, ये दोनों फसल को एक साथ उपजाने का साक्ष्य मिला है। वो कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। कालीबंगा से ही एक साथ 2 फसल, एक साथ 2 फसल को उपजाए जाने का, एक साथ 2 फसल, सरसों और चना, सरसों और चना को उपजाए जाने का साक्ष्य मिला। हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण करते थे, मतलब एक नहीं 2-2 किस्म का फसल उपजाते थे। जैसे आज ही आप जाइएगा, बीज भी बहुत प्रकार का होता है ना, कहता है गांव घर में जो बीज है वो एक अलग जनरल बीज होता है, और एक आप मार्केट से जाके खरीद के लाइएगा तो वो क्या होता है, संकर किया हुआ उन्नत किस्म का बीज होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत किस्म और निम्न किस्म का भी क्या उपजाते थे, आपका उपजाते थे क्या, अनाज। उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण मिला है, किसका प्रमाण मिला है, उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण मिला है। कहां से, बनावली से, कहां से, बनावली से। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, कहां से, गेहूं, चना, सरसों, कपास, मटर, केला, इस सारे के सारे फसल का क्या करते थे, उत्पादन किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस सारे के सारे चीजों का उत्पादन करते थे। एक चीज छोड़िए दीजिए, चावल, चावल और चावल का दाना कहां से मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है लोथल से। और धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है, रंगपुर से। धान की भूसी समझते हैं ना, धान की भूसी का साक्ष्य कहां से, रंगपुर से। और चावल का साक्ष्य कहां से, लोथल से। इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा, अरे इस सब में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ना, पूछेगा डायरेक्ट धान की भूसी का साक्ष्य कहां से, चावल का साक्ष्य कहां से, समझ गए, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से, समझ गए। सारा का सारा चीज आपसे पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता की कृषि क्या हो गई, समाप्त हो गई। मोटे तौर पे पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता के लोग मैक्सिमम सब पशु को क्या करते थे, पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग, सुनिएगा,
हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा पालते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी भी पाला करते थे। गुजरात वाले क्षेत्र से हाथी पालने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। ये सब जो बता रहे हैं ना, पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए, कोई न कोई एग्जाम में। ऐसा मत समझिएगा गिट्ठों बके जा रहे कुछ से कुछ, हाथी घोड़ा बैल बकरी गेहूं सरसों मटर, समझ गए। क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा ना, घटना चक्र उल्टाइएगा ना, एक बार जो पढ़ाते हैं ना सब एक बार पढ़ के घटना चक्र बनाइएगा ना, जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने का, बना के देखिए एक बार, समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे पशु पालते थे, समझ गए। गुजरात वाले क्षेत्र के लोग, किस वाले क्षेत्र के लोग, गुजरात वाले क्षेत्र के लोग आपका हाथी पाला करते थे। क्या पाला करते थे, हाथी पाला करते थे। एक जगह है सुरकोटदा, एक जगह कौन सा है, सुरकोटदा। सुरकोटदा से ये गुजरात में ही है, घोड़ा का प्रमाण मिला है। किसका मिला है, घोड़ा का प्रमाण, मतलब घोड़ा का क्या मिला है, प्रमाण, घोड़ा का अस्थि मिला है। इस आधार पे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा भी पाला करते थे सुरकोटदा और गुजरात वाले क्षेत्र में, समझ गए। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे ज्यादा व्यापार होता था किससे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। किससे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का उद्योग था मृदभान उद्योग। मृदभान समझते, मिट्टी के बर्तन का उद्योग। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ा सब का उद्योग करते थे। कपड़ा सब उद्योग था अच्छा, कहा कि कपास उपजता था तो कपड़ा का तो उद्योग होगा ही। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य सीधा फला फूला था, एकदम बेहतरीन ढंग से रहता था। अब लास्ट बचता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि और हड़प्पा सभ्यता का अंत। हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई किया गया तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि सबसे पहली बार 1853 ईस्वी में मिला। कब मिला, 1853 ईस्वी में। और ये मिला किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। किनको मिला, अलेक्जेंडर कनिंघम जी को मिला हड़प्पा सभ्यता की लिपि, जो मिला था मोहर। मोहर में ही लिखा था ना, अक्षर, अक्षर लिखा। लिपि समझते हैं ना, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि सब जानते हैं ना, बस तब तो जाने करते हैं। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता की क्या मिली थी, लिपि मिली थी। लेकिन जिस समय में मिला लिपि प्रकाश में आ पाया नहीं। इसको प्रकाश में आया कब, 1923 ईस्वी में। प्रकाश में मतलब पूरे के पूरे इतिहासकारों ने इस पे नजर कब डाला, 1923 ईस्वी में, जब 1921 1922 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हो गया तब। और इसके बाद 1923 के बाद हड़प्पा सभ्यता की लिपि पे क्या होना प्रारंभ हुआ, रिसर्च होना प्रारंभ हुआ। और आज तक रिसर्च हो ही रहा है और आज तक पढ़ने में सफलता कोई पा पाया नहीं है। क्या लिखा है आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि में। लेकिन आदमी ये सब चीज जान गया है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि में लगभग 64 प्रकार के चित्र थे। कितने प्रकार के चित्र, 64 प्रकार के चित्र। और लगभग अक्षर कितना था, 200 से लेके 400 के बीच में अक्षर पाया गया है। और धीरे धीरे खुदाई हो ही रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है। इस आधार पे इतिहासकार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी पिक्टोग्राफ। कैसी थी, पिक्टोग्राफ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। कहा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग था, चित्र का प्रयोग था। जैसे बहुत सारा पेंटिंग देखे होंगे, बहुत सारा पेंटिंग अगर आप देखते हैं तो पेंटिंग को देख के जो चित्रकार है, जो पेंटर है, वो उसको उसके भाव को क्या करता है, समझ जाता है वो पेंटिंग कहना क्या चाह रहा है। वो पेंटिंग कहना क्या चाह रहा है आदमी समझ लेता है। तो वो चित्र कुछ ना कुछ भाव प्रकट कर रहा है, वो चित्र कुछ ना कुछ भाव का प्रकट कर रहा है। इसीलिए कहता है अपने हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। चित्रात्मक थी, इंग्लिश में पिक्टोग्राफ थी। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी किधर से, इधर से इधर, यानी दाएं से बाएं। और हम लोग का लिपि इधर से इधर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि इधर से इधर और हम लोगों का इधर, इधर से इधर, मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि किधर से, बाएं से दाएं। रोमन लिपि कहां से, बाएं से दाएं। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू, उर्दू दाएं से बाएं। उसी प्रकार से खरोष्टी लिपि, इशारा का सारा आपका कहां से, दाएं से बाएं।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि हो गया। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ, और कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। अब आर्य टपक गया बीच में। जलवायु परिवर्तन तो समझते हैं, जैसे समझ लीजिए अभी भागलपुर शहर बहुत अच्छा है, यहाँ का टेम्परेचर हो जाए 70 डिग्री सेल्सियस, क्या लगता है कोई रुकिएगा? यहाँ कोई रुकिएगा? सीधा जल्दी से जैसे 50 प्लस होगा सब पलायन कर जाइएगा यहाँ से निकल के तुरंत। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ है किसके कारण हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ है। किसके वजह से हुआ है? बाढ़ की वजह से। और कुछ इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। हमारे भारत में क्या आ गए? आर्य आ गए, और जैसे ही आर्य आया हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार पीट के क्या किया? भगा दिया। लेकिन आपको मानना क्या है? बाढ़। मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का पतन किससे हुआ है? बाढ़ की वजह से हुआ है। और जिस इतिहासकार ने कहा है कि बाढ़ की वजह से हुआ है उसका नाम याद रखिएगा आप। सबसे पहला सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत किसके कारण हुआ है? बाढ़ की वजह से। और एक इतिहासकार है उसका नाम है रंगनाथ राव। इन दोनों का मानना है हड़प्पा सभ्यता का बड़ा बड़ा इतिहासकार, ऐसे ढेर इतिहासकार का है लेकिन बड़ा बड़ा इतिहासकार दो गो है, सर जॉन मार्शल और आपका रंगनाथ रॉय। इन दोनों का कहना है हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है? बाढ़ के कारण हुआ है। और आप भी इसी चीज को मानिए। कहता है कि बाढ़ आया और भयंकर बाढ़ आया। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक लोग क्या किए थे? सिंधु नदी पे एक बांध बनाया था ताकि पानी को रोकेंगे, और पानी को रोक के जब सीजन आएगा सिंचाई के लिए, जब सीजन आएगा तो सीजन के समय में जब मतलब पानी नहीं रहेगा उस समय में इस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। किस चीज को लेके? सिंचाई को लेके। और कहता है पानी के लिए बांध बनाया था। एक दिन ऐसा आया कि बांध एकाएक क्या हुआ? टूट गया। बारिश पड़ा, पूरा का पूरा पानी का लेवल क्या हो गया? ऊपर हो गया, और बांध टूटा। और बांध टूटने से पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता को डुबा के क्या किया? समाप्त कर दिया, ऐसा कहा जाता है। अब कोई देखा नहीं है, ना ही कहीं बात लिखा है। इतिहासकार क्या लगाए? अंदाजा लगाए। कहते हैं अगर आर्य आते और आर्य इसको भगाता तो हड़प्पा सभ्यता का घर बिल्डिंग सब पे हड़प लेता। लेकिन आर्य कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब कोई आदमी को बना बनाया पक्का का घर मिलेगा तो तोड़ ताड़ के फूस का घर बना लेगा? नहीं ना। तो आर्य से सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता थी। वो लोग फूस का घर गांव की तरह रहते थे। इसका मतलब साफ है आर्य लोग आए नहीं थे। और जलवायु परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं। जलवायु परिवर्तन कहा जाता है इस वजह से नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो धरती के अंदर दब कैसे जाएगा? धरती के अंदर दब कैसे जाएगा? कुछ ना कुछ और ज्यादा रीजन हुआ है, समझ गए? तो चलिए बात करते हैं हम लोग किस चीज का? बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, समझ गए? और बात करते हैं आपका आर्य लोगों का। किसका करते हैं बात? आर्य लोगों का। देखिए ये एक सिंह वाला बैल ऐसे है, इस प्रकार का, यही है बसहा बैल। एक सिंह वाला, इसको गेंडा भी बोलते हैं। एक सिंह वाला गेंडा। अरे लोग कंफ्यूज है बैल है कि गेंडा है, समझ गए? लोग कंफ्यूज है कि बैल है कि गेंडा है। कोई बुक पढ़िएगा बैल लिखिएगा, कोई बुक पढ़िएगा गेंडा लिख देता है, समझ गए? तो आपको इस चीज को लेके आप, और ये जानवर अभी भी नहीं है, अब है ही ना। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या? आर्यों का। हो गया दूसरा चैप्टर स्टार्ट, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आप लोगों का स्टार्ट। अभी से कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो अब क्या पतन कर दिए, तब क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या है? जब हड़प्पा सभ्यता खत्म तो खत्म। चलिए देखिए, यहां देखिए ये चीज याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा, समझ गए? चलिए आइए, दिख रहा है ना मैप? धीरे धीरे क्लीन होगा तो दिखेगा। चलिए बात करते हैं। आपको बोले हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बता रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बाढ़ की वजह से हुआ। देखिए ये है आपका मध्य एशिया। ये पूरा का पूरा महादेश जो है, कौन सा महादेश है? एशिया। और एशिया के बीच वाले भाग को बोलते हैं हम लोग मध्य एशिया। क्या बोलते हैं? मध्य एशिया।
मध्य एशिया में एक व्यक्ति रहते थे, एक व्यक्ति ने व्यक्तियों का समूह रहता था जिसे क्या कहते थे, आर्य कहते थे। और इसके पास ये पशुपालक हुआ करते थे, क्या करते थे, गाय चराया करते थे, पशुपालक जनजाति थी और गाय चराया करते थे आर्य लोग। आर्य लोगों का काम क्या था, मेन काम था पशुपालन करना। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जब अंत होने वाला था तो उसी समय में जलवायु परिवर्तन हुआ। और जलवायु परिवर्तन इधर नहीं, जलवायु परिवर्तन किधर हुआ, इस तरफ हुआ। और जब इस वाले क्षेत्र में जब जलवायु परिवर्तन हुआ, इधर के जितने भी घास फूस थे, सारे के सारे घास फूस जितने भी थे, सारा का सारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आर्य लोगों ने सोचा अब कहां भैया घास फूस खोजो, नहीं तो गाय चले जाएगा। तो गाय के लिए इन्होंने क्या खोजना प्रारंभ किया, घास फूस चारागाह की खोज में। किसकी खोज में, चारागाह की खोज में। चारागाह की खोज में आर्य लोग खोजते खोजते चले आए कहां, यहां हमारे भारत। और हमारे भारत जब आया तो देखा इस जगह ढेरी सारा नदी है, सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, ढेरी नदी है कि नहीं, बताएं कि नहीं, ऐसे ऐसे ढेरी नदी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल, पूर्णम, सब बताएं, बाकी देख लीजिएगा आप नोट्स में पढ़ा दिए हैं। चलिए, ये सारा का सारा जो ये नदी है, ये आपका नदी है। और जहां पे नदी होगा आपको क्या लगता है, वहां घास फूस होगा अथवा या नहीं होगा, वहां घास फूस ज्यादा होगा। आज भी देखिएगा जब सुखाड़ का समय आता है, लोग अपने गांव सबका क्या करता है, गाय भैंस को लेके दियारा चले जाएगा, नदियों के किनारे, कोसी नदी के किनारे चले जाएगा, गंगा नदी के किनारे जाके रह जाता है, ताकि वहां उसको क्या मिल जाता है, घास मिल जाता है। तो जब चारागाह का कमी हुआ इस मध्य एशिया वाले आर्य लोगों का, ये लोग क्या किया, वहां से लेके चले आया यहाँ, और सारा का सारा गया। जब देखा कि घास यहाँ बहुत सारा है, गया जाके सब लोगों को बुला रहे, चलो वहां बहुत सारा घास है, ऐसा है घास है कि जिंदगी भर खिलाते रहेगा, खत्म नहीं होगा। सब आर्य लोगों को बुलाते हुए, गाय को लेते हुए आके आया, और आके सिंधु नदी के किनारे वो आर्य लोग आके क्या किया, बस गया। और इन्हीं आर्य लोगों ने जो बसा, अब बसेगा तो घर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, घर बनाएगा, चापाकल बनाएगा, कुआं बनाएगा, रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, आके बस गया परमानेंट यहाँ। और परमानेंट बसने के बाद यहाँ पे एक सभ्यता का डेवलप किया, जिस सभ्यता को क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वही कहता है जब आर्य लोग आया ना, आर्य लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार के क्या किया, भगा दिया या मार दिया। वही कहता है आर्यों का आक्रमण। यही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आर्यों का आक्रमण। जो दलील ऐसा देता है कि आर्यों के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, वो तो यही दलील देता है। कहता आर्य लोग वहां से चले आए कहां, हमारे सिंधु नदी वाले क्षेत्र में, और सिंधु नदी वाले क्षेत्र में आके रहने लगे। और रहने लगे, एक सभ्यता का डेवलप किया, जिस सभ्यता का नाम क्या दिया, वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इस वजह से बोलते हैं, काहे कि इसके बारे में जो हमको जानकारी मिलता है, किससे मिलता है, वैदिक साहित्य से मिलता है। इसको वैदिक सभ्यता इसलिए बोलते हैं, काहे कि इसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलता है, वैदिक साहित्य से। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत मोटे तौर पे 4 ग्रंथ आते हैं। एक ग्रंथ वेद, वेद के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आपका अरण्यक, अरण्यक के बाद आपका आता है उपनिषद, अरण्यक के बाद क्या आता है आपका, उपनिषद। इन 4 ग्रंथों को, वेद ब्राह्मण ग्रंथ, वेद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये चारों ग्रंथ को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वैदिक साहित्य। अब आप जानते हैं वेद भी कितने हैं, 4। वही तो वेद का अंग ही है जी, वेदांग। आप ढेरी चीज बोलिए ना, आप सब कुछ बोलिए, सब आगे उसी में। वेद, वेदांग, वेदों को तोड़ दीजिए आप, उसका अंग हो गया, समझ गए। दर्शन हो गया, उपनिषद हो गया, ढेरी चीज है आपका, पुराण हो गया, सब समझ गए। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, मात्र 4 ग्रंथ को क्या कहते हैं हम, वैदिक साहित्य कहते हैं। वेदांग का रचना हुआ है वेदों को भली भांति समझने के लिए। वेदांग का रचना क्यों है, और वेदांग कितने हैं, 6 हैं, पढ़ाएंगे आगे, देख लीजिएगा। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इस चारों को क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य। वेद कितने हैं, 4। उपनिषद कितने हैं, 108। वेदांग कितने हैं, 6। और पुराण कितने हैं, 18। अब सब पढ़ेंगे, पहले वेद पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर अरण्यक पढ़ेंगे,
फिर उपनिषद पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आर्य लोगों के बारे में। तो आपसे पूछेगा आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। आर्य लोग क्या करते थे? पशुपालन। आर्य लोगों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और वैदिक सभ्यता के लोगों का पशुपालन। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। वैदिक सभ्यता को हम लोग नहीं, आपके इतिहासकार वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? दो भागों में। सबसे पहला आता है आपका ऋग्वैदिक काल। सबसे पहला कौन सा? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा आता है आपका उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आपसे पूछेगा वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य लोग। और हम लोग जो हैं आर्य के ही वंशज हैं। यही जो आर्य आके बसा, इसी का जनसंख्या बढ़ते गया। जब ढेरी आदमी हो गया तो इधर बढ़ने लगा, इधर आके बसने लगा। पहले सिंधु नदी के किनारे बसा, तब जाके आके गंगा और यमुना नदी के किनारे आके बसा। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी के किनारे था, उत्तर वैदिक काल में कहां चले आया? गंगा और यमुना नदी के किनारे वाले क्षेत्र में। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया। बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश सब राज्य में जनसंख्या भर दिया। सब नीतीश कुमारी सब आर्य है, समझ गए? यही धीरे धीरे परिवर्तन हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। और फिर उसमें भी वैश्य भी टूट गया ढेरी में, समझ गए? वैश्य जो गाय चराया वो ग्वाला, और बड़ी चीज हो गया। कितना जाति आप गिनते गिनते क्या हो जाइएगा, थक जाइएगा। इतना बड़ा लिस्ट दिया था नीतीश कुमार, याद नहीं? जाति जनगणना हुआ था, इतना बड़ा लिस्ट था जाति। हम भी देखे, बोले नहीं इसको याद करना नहीं है, हमारे आउट ऑफ सिलेबस, और याद भी नहीं होगा। करने का कुछ भी करिए बैठ के, जरूरत भी नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेके, कब से लेके? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के काल को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। इस काल की मतलब 500 वर्षों का काल ऋग्वैदिक काल। तो 500 वर्ष में जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। आजादी के बाद हमारे देश में, आजादी के समय में जानते हैं कितना जनसंख्या था? 38.9 करोड़। और आज 75 साल हुआ है, 75, 70, 76 साल, और कितना बढ़ गए? 142 करोड़ हो गया। सोचिए कितना जनसंख्या, 4.5 करोड़ बढ़े हैं। 142 करोड़ हुआ, कहां 38, कहां 142, समझ रहे हैं? मतलब 110 के आसपास 104 करोड़ बढ़ गए, मतलब अरब की संख्या में बढ़ गए। यहां 500 साल का इतिहास बता रहे हैं। क्या लगता है नहीं बढ़ेगा? जब बढ़ा तो यही सिंधु नदी से क्षेत्र होते होते चले आया, कहां? इस वाले क्षेत्र में। और इसी में राजा हमारा बना, हर्यक वंश, ये वंश, महात्मा बुद्ध, ये वो, दिस दैट, सारा का सारा। तभी इतिहास पढ़ना है 1500 से लेके 600 तक, टोटल 900 वर्षों का। और सोमवार से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। कौन सा? पहले ऋग्वैदिक काल, पहले वो पढ़ाएंगे वैदिक साहित्य, वेद के बारे में कुछ बताएंगे, समझ गए? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद के बारे में बताएंगे कुछ, और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर वैदिक सभ्यता आपका समाप्त, तब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद आपका क्या? उसके बाद क्या? मौर्य वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद प्राचीन भारत खत्म, और आधा आपका बिहार का इतिहास भी खत्म, समझ गए? तो बिहार का इतिहास है, तो बिहार का भी कवर हो रहा है आपका। याद रखिएगा, बिहार का प्राचीन भारत, इसी प्राचीन भारत में सिमटा जाएगा। काहे कि प्राचीन भारत का केंद्र बिंदु ही क्या रहा है? बिहार रहा है, पाटलिपुत्रा। अब प्राचीन भारत अगर इतिहास का, भारत का पढ़ा दे तो बिहार का भी क्या हो जाएगा? उसी में शामिल हो जाएगा। फिर बचेगा मध्यकालीन, फिर बचेगा आधुनिक, समझ गए? तो बिहार का फोकस करिएगा, बिहार पढ़ने के लिए, समझ गए? सर पढ़ा रहे ना बिहार जी? हाँ, तो बिहार पे फोकस कीजिएगा, समझ गए? बाकी इसमें हम कवर कर देंगे, जितना मेरे सब्जेक्ट में आएगा हम लेते चलेंगे, समझ गए? सारा का सारा, ठीक है? अभी आप लोग का क्लास सर लेंगे।